बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एजुकेशन का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था टेस्टिंग एंड एवेलुएशन। उसके चंद मेजर टॉपिक्स रह गए थे हमारे। पहले हमारे पास है आइटम एनालिसिस। देन हम बात करेंगे इस वीडियो में टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की। बहुत दफ़ा हम लोगों ने इससे पहले जो टॉपिक्स पढ़े उसमें ये बार बार हमने टर्म यूज़ की, तो इसमें हम लोग इसको थारोली डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे रूब्रिक की, और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे गैसिंग करेक्शन फार्मूला। ये हमारे कुछ मेजर टॉपिक्स थे जो कि ऑलमोस्ट हमारे आज एंड हो जाएंगे। जो कल की वीडियो होगी उसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं जो कि मतलब हम लोगों ने थारोली स्टडी नहीं करने, सिर्फ आपको मैं उनके वन लाइनर्स थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दूंगी कि वो अगर इन केस आपके MCQs में आ जाएं तो आपको उनके बारे में आइडिया हो। उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग इसी चैप्टर के MCQs डिस्कस करेंगे, और वो जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले बात करते हैं हम आइटम एनालिसिस की, और उसके बाद हम उसका पर्पस देखेंगे। आइटम एनालिसिस होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच वी एनालाइज द रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स टू ईच आइटम इन द टेस्ट। बेसिकली जब उसके नाम से ज़ाहिर है कि हमने यहाँ पे एनालिसिस करना है आइटम्स के रिस्पॉन्सेज का, कि जो हमारे पास क्वेश्चन के रिस्पॉन्सेज आएंगे स्टूडेंट्स देंगे हमें, तो उन रिस्पॉन्सेज को हमने जो एनालाइज करने आए वो सारा प्रोसेस हमारे पास आइटम एनालिसिस के अंडर आता है। अब हम आइटम एनालिसिस करते क्यों हैं, इसका पर्पस क्या है वो देखते हैं। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट सर्व एज ए बेसिस फॉर इम्प्रूविंग दी टेस्ट आइटम। मेन पर्पस इसका ताकि ये हमारे पास जो टेस्ट आइटम हैं हम उनको इम्प्रूव कर सकें, उनमें मज़ीद बेहतरी ला सकें। देन इट हेल्प्स इन डायग्नोजिंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट्स इन लर्निंग द कोर्स मटेरियल कवर्ड बाय द टेस्ट। इसके साथ साथ हमें ये स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में बताता है, स्टूडेंट्स के लर्निंग के बारे में, जो हमने टेस्ट से हमने उनके लर्निंग आउटकम्स जो हमने चेक किए, जो भी हमने मटेरियल कवर किया हुआ था उसका टेस्ट लिया, उसे हमने चेक किया कि आया स्टूडेंट को समझ आया हो या नहीं। तो वो कौन से टॉपिक्स हैं जो बच्चों की समझ में नहीं आए, जिनको मज़ीद हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, मज़ीद उस पर टाइम देने की ज़रूरत है। तो ये सारा जितना भी प्रोसेस होता है ये सारा हम लोग आइटम एनालिसिस के थ्रू ही जान सकते हैं। इसमें बेसिक हम 3 फैक्टर्स की बात करते हैं। पहला हम चेक करते हैं आइटम डिफ़िकल्टी। इसको डिफ़िकल्टी वैल्यू भी कहते हैं और फैसिलिटी इंडेक्स भी कहते हैं, ये तीनों इसके ही नाम हैं। उसके बाद हम आइटम एनालिसिस में जो सेकंड चीज़ चेक करते हैं वो है डिस्क्रिमिनेशन पावर, और जो थर्ड चीज़ चेक करते हैं वो हमारे पास है इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स। हम वन बाय वन इनको देखते हैं। पहला फैक्टर आ गया डिफ़िकल्टी लेवल। दिस टेक्निक इज़ यूज टू नो वेदर द टेस्ट आइटम्स आर अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट। ये टेक्निक हमें बताती है कि जो टेस्ट में हमने क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं या जो आइटम्स हमने इंक्लूड किए हैं वो स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हैं या नहीं। ये वाली जो टेक्निक है ये हमें बताती है कि जो क्वेश्चन है टेस्ट के वो हमारे पास हैं डिफ़िकल्ट या इजी या एवरेज। तो इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा हम लोग डिफ़िकल्टी लेवल से लगाते हैं। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन पावर है। इट मीन्स टू नो दैट वेदर आइटम्स डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द हाई स्कोरिंग एंड द लो स्कोरिंग स्टूडेंट्स, कि आया जो टेस्ट हमने लिया वो इतना कैपेबल है कि वो जो हाई अचीवर स्टूडेंट्स हैं या जो लो अचीवर स्टूडेंट्स हैं उनमें फ़र्क कर सके। सेकंड चीज़, डू दीज आइटम्स शो द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बात आ गई इंडिविजुअल डिफरेंसेस की। अगर एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो वो 30 स्टूडेंट्स यकीनी तौर पे डिफरेंट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते होंगे। उनका बैकग्राउंड डिफरेंट, उनका जो लिविंग स्टाइल है वो डिफरेंट होगा। तो उसके साथ साथ बच्चों की जो इंटेलेक्चुअल लेवल है, जो बच्चों की ज़हनी सतह है वो भी डिफरेंट होगी। अगर 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 बच्चों का जो मेंटल लेवल है वो एक जैसा नहीं हो सकता। तो आज हमारे टेस्ट में इतनी पावर है कि वो हाई अचीवर्स या लो अचीवर स्टूडेंट को डिफ्रेंशिएट कर सके, उनमें डिस्क्रिमिनेशन कर सके, या हमें बता सके स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में
कि कौन सा बच्चा किस मेंटल लेवल से ताल्लुक़ रखता है। तो ये सारा हम डिस्क्रिमिनेशन पावर में चेक करते हैं। देन हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, जो कि है अफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर, कि आपने जो उसमें मोस्टली ये एमसीक्यूज़ आइटम्स के लिए ही होता है। उसमें हमारे पास 3 से 4 ऑप्शंस होते हैं। एक हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होता है जिसको हम आंसर बोलते हैं, और बाकी जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उनको डिस्ट्रैक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं अफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर, कि जो डिस्ट्रैक्टर हैं वो कैसे हैं। हम आगे देखेंगे क्वालिटीज़ गुड डिस्ट्रैक्टर की और फिर बैड डिस्ट्रैक्टर की, वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले अभी हमने बात की थी डिफ़िकल्टी वैल्यू की, कि वो हमें बताता है स्टूडेंट्स के मेंटल लेवल के बारे में, कि इससे हमें पता चलता है कि हाँ भी टेस्ट स्टूडेंट के लिए आसान था या मुश्किल था। तो जो उसके लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है F=NR डिवाइडेड बाय NT मल्टीप्लाई बाय 100। NR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु गॉट द आइटम राइट, जिन्होंने सवालात का जवाब दुरुस्त दिया, वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया। NT रेफ़र कर रहा है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्लास में कितने हैं। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि जो फैसिलिटी वैल्यू है या जो फैसिलिटी इंडेक्स है वो कब एक्सेप्टेबल होता है। F इज़ एक्सेप्टेबल व्हेन इट रेंजेस फ्रॉम 30% टू 70%। जब हमारे पास डिफ़िकल्टी लेवल की वैल्यू 30% से 70% की रेंज में आए, तब वो हमारे पास आइटम एक्सेप्टेबल होता है। वैल्यू मोर देन 70% इंडिकेट्स दैट आइटम इज़ वेरी इजी। 70% से अबव होगा तो वो क्या शो करेगा कि हमारे पास आइटम क्या है, बहुत इजी है। और अगर 30% से बिलो तो वो हमारे पास क्या शो करेगा, वैल्यू लेस देन 30% इंडिकेट्स दैट आइटम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, कि जो हमारे पास आइटम है वो डिफ़िकल्ट है, वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये इसकी रेंज है, इसको याद रखिएगा। पेपर में पूछ लिया जाता है कि जो डिफ़िकल्टी वैल्यू है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, तो वो 30% से 70%, और 30 से बिलो जो होगी वो हमारे पास बहुत डिफ़िकल्ट होगी। यानी कि 30% से बिलो अगर किसी आइटम की वैल्यू आ जाती है डिफ़िकल्टी वैल्यू, तो इसका मतलब है कि वो आइटम बहुत मुश्किल है। और अगर 70% से अबव चले जाती है उसकी डिफ़िकल्टी वैल्यू, तो इट मीन्स कि वो वाला आइटम बहुत ज़्यादा आसान है। और 30% टू 70% की रेंज में अगर रहे तो इट मीन्स कि वो आइटम एक्सेप्टेबल है। इसी की एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि जो नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 40, NR यानी कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु गॉट द आंसर राइट, कि जिन्होंने करेक्ट आंसर किया, जिन्होंने सवाल का सही जवाब दिया, वो हमारे पास हैं 30। तो इसको हम लोग वैल्यू को फार्मूला में पुट करते हैं। फार्मूला हमारे पास है F=NR डिवाइडेड बाय NT मल्टीप्लाई बाय 100। NR, ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने हमें राइट आंसर दिया वो हमारे पास हैं 30 डिवाइडेड बाय NT यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और वो हमारे पास हैं 40। 30 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो फैसिलिटी इंडेक्स आता है वो 75% आता है। लास्ट में मैंने आपको इसकी कंडीशन बताई थी, जो लास्ट स्लाइड थी, कि अगर 70% से अबव हो जाए तो इट मीन्स के आइटम इज़ वेरी इजी। F हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है, F इंडिकेट्स दैट आइटम इज़ वेरी इजी, क्योंकि इसकी वैल्यू 75%, 70 की रेंज से ऊपर चली गई है। अगर ये वैल्यू 70 और 30 के बीच में रहती, मीन्स 60, 40, 65 या 35, इस तरीके से इस रेंज में रहती 30 से 70 के दरमियान, देन ये हमारे पास एक्सेप्टेबल थी। 30% से बिलो आ जाती, 20% आ जाती, 10% आ जाती, 15% या 25%, कोई भी एक वैल्यू आ सकती है। तो वो अगर हमारे पास आ जाए तो इट मीन्स कि आइटम इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, वो क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। अभी जिस क्वेश्चन के हमने फैसिलिटी इंडेक्स फाइंड किया वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि वो 70% से अबव उसकी वैल्यू हमारे पास डिफ़िकल्टी वैल्यू आ रही है।
इस फार्मूले को भी प्लीज़ याद रखिएगा। और जो इसकी मेन कंडीशंस हैं तो कि एक तो रेंज इसकी है वो 30 to 70% है। 30% से बिलो होगी तो आइटम बहुत डिफ़िकल्ट होगा, और अगर 70% से अबव होगी तो हमारे पास आइटम बहुत ईजी होगा। और अगर उन दोनों की रेंज में रहेगी, 30 to 70 की रेंज में रहेगी, तो इट मीन्स कि आइटम इज़ एक्सेप्टेबल। ये हमारे पास डिफ़िकल्टी वैल्यू होती है। ये हमें बताती है कि कोई आइटम कैसा था, स्टूडेंट ने उसको कैसा पाया, उनकी मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग था या नहीं था। जी, बात करते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन पावर की। इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल्स विद हाई एंड लो अचीवमेंट। पहले चीज़ उसके नाम से ज़ाहिर है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके स्टूडेंट्स को, ठीक है, उनमें फ़र्क कर सके, उनमें इम्तियाज़ कायम कर सके। कौन से स्टूडेंट्स के दरमियान? जो हाई अचीवर्स हैं और जो लो अचीवर्स हैं। फार्मूला इसका होता है D=NH-NL डिवाइडेड बाय n। यहाँ पे जो स्मॉल n है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट्स को। NH हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ हाई अचीवर्स हु गॉट द आइटम राइट, यानी कि वो हाई अचीवर्स जिन्होंने ये वाला जो आइटम जिसका हम लोग डिस्क्रिमिनेशन पावर चेक करने जा रहे हैं वो उन्होंने करेक्ट किया, उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। NT हमारे पास है, ओ सॉरी इट्स NL, NT नहीं है, NL है, इसको आप प्लीज़ देख लीजिएगा। NL=, नंबर ऑफ़ लो अचीवर्स हु गॉट द आइटम राइट। NH हमारे पास है नंबर ऑफ़ हाई अचीवर्स, और NL शो कर रहा है नंबर ऑफ़ लो अचीवर्स को। नंबर ऑफ़ लो अचीवर्स वो लो अचीवर्स जिन्होंने वो वाला आइटम उसका आंसर करेक्ट दिया। अब डिस्क्रिमिनेशन पावर जो है इसकी क्या कंडीशन है? D इज़ एक्सेप्टेबल व्हेन वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 1 to 0.30। डिस्क्रिमिनेशन पावर हमारे पास कब, D की वैल्यू कब एक्सेप्टेबल होगी? जब इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 1 से 0.30 के दरमियान। वैल्यू ऑफ 1 इंडिकेट्स 100% डिस्क्रिमिनेशन, and values of less than 0.30 indicates incapability of the item to discriminate। अगर हमारे पास वैल्यू डिस्क्रिमिनेशन पावर की वैल्यू 1 आ जाती है तो वो शो करती है 100% डिस्क्रिमिनेशन को, और अगर वो वैल्यू लेस देन आ जाती है 0.30 से तो वो क्या इंडिकेट करिए, वो इनकैपेबिलिटी ऑफ द आइटम की, यानी कि वो वाला आइटम जो हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स के दरमियान फ़र्क नहीं कायम कर सकता। वो हमें नहीं बता सकता कि कौन से बच्चे हाई अचीवर्स हैं और कौन से बच्चे लो अचीवर्स हैं। उसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है। डिफ़िकल्टी वैल्यू की जो हमने की थी रेंज, वो 30 to 70% के बीच थी। वो आइटम बताता है कि आइटम कितना डिफ़िकल्ट है, मुश्किल कितना है। अगर वो 30% से बिलो है तो वो आइटम बहुत मुश्किल है, और 70% से अबव है तो बहुत इजी है। लेकिन अगर डिस्क्रिमिनेशन पावर की बात करें तो वो बता रहा है कि अगर डिस्क्रिमिनेशन पावर 1 होगी तो वो 100% डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, जबकि 0.30 से लेस देन होगी तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। ये 0.30 हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन पावर को बता रही है कि आइटम इनकैपेबल है। इसकी एग्जांपल प्लीज़ देख लें आप। NH हमारे पास है नंबर ऑफ़ हाई अचीवर्स हु गॉट द आइटम राइट, और NL हमारे पास है नंबर ऑफ़ लो अचीवर्स हु गॉट द आइटम राइट, और जो स्मॉल n है वो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। NH टोटल हमारे पास हैं 25 स्टूडेंट्स, 15 वो बच्चे हैं हाई अचीवर्स जिन्होंने जो आइटम जिसके लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेशन पावर जिस आइटम की चेक करने जा रहे हैं उन्होंने 15 बच्चों ने ये आंसर बिल्कुल ठीक किया, और जो लो अचीवर्स हैं 10 उन्होंने ये आइटम ठीक किया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू 0.2 आ गई, विच इंडिकेट्स दैट आइटम कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर्स। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 0.30 से बिलो आ गई, 0.2 आ गई। इट मीन्स कि ये वाला जो आइटम है ये हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स के दरमियान इम्तियाज़ कायम नहीं कर सकता, उनके दरमियान फ़र्क नहीं कर सकता, हमें नहीं बता सकता कि कौन से बच्चे हैं जो हाई अचीवर्स हैं और कौन से बच्चे हैं जो लो अचीवर्स हैं।
इसकी डिस्क्रिमिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है। देन हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर, कि जो डिस्ट्रैक्टर यूज़ किए जाते हैं उनकी इफेक्टिवनेस कितनी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। पहली हमारे पास है गुड डिस्ट्रैक्टर्स और सेकंड हमारे पास है बैड डिस्ट्रैक्टर्स। गुड डिस्ट्रैक्टर्स की पहले बात करते हैं हम। गुड डिस्ट्रैक्टर्स आर दोज हु अट्रैक्ट्स लो अचीवर्स मोर देन हाई अचीवर्स। अच्छे डिस्ट्रैक्टर्स वो होते हैं जो कि लो अचीवर्स को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ एज़ कम्पेयर टू हाई अचीवर्स। बेसिकली जो गुड डिस्ट्रैक्टर बनाए जाते हैं वो स्टूडेंट्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी कंक्रीटनेस चेक की जाती है, उनकी पुख्तगी चेक की जाती है कि स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, वो उनकी ग्रिप उस कॉन्सेप्ट पे है या नहीं। अगर स्टूडेंट्स कहीं ज़रा सा भी वो लड़खड़ा जाए, ठीक है, ज़रा सा भी मिसकॉन्सेप्शन, ठीक है, आ जाए तो वो आइटम गलत किसी डिस्ट्रैक्टर पे वो उस पर टिक कर सकते हैं। गुड डिस्ट्रैक्टर की ये खूबी है जो हमारे पास हैं, हमने अगर कंक्रीटनेस ऑफ कॉन्सेप्ट चेक करनी है, स्टूडेंट कॉन्सेप्ट की पुख्तगी चेक करनी है कि हाँ भाई स्टूडेंट्स को कोई कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हो गया है, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन किस्म के डिस्ट्रैक्टर बनाए जाते हैं। लो अचीवर्स को फिर वो, अगर हमारे पास MCQs में 4 ऑप्शन हैं, एक करेक्ट एक होता है, बाकी जो 3 हैं वो जो लो अचीवर्स हैं उसको वो 3 भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि मे बी इसका ऑप्शन B भी ठीक हो सकता है, C भी ठीक हो सकता है, D भी ठीक हो सकता है, तो वो लो अचीवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इट अट्रैक्ट स्टूडेंट्स विद मिसकंसेप्शन, कि स्टूडेंट्स की अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर तो वो करेक्ट ऑप्शन के अलावा, आंसर के अलावा किसी और पे भी वो टिक कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास डिस्ट्रैक्टर होते हैं वो बहुत क्लोज जो उस कॉन्सेप्ट से बहुत क्लोज बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बैड डिस्ट्रैक्टर्स की। दे अट्रैक्ट्स हाई अचीवर्स मोर देन लो अचीवर्स। बैड डिस्ट्रैक्टर वो होते हैं जो हाई अचीवर्स को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करें एज़ कम्पेयर टू लो अचीवर्स, या उन दोनों को एक जैसा इक्वली अट्रैक्ट्स करें, तो इट मीन्स हमारे पास वो बैड डिस्ट्रैक्टर्स हैं। उसका जो हमारे पास फिर डिस्क्रिमिनेशन पावर है वो उस पर भी अफेक्ट कर सकता है। फिर हम स्टूडेंट्स जो हाई अचीवर्स हैं और लो अचीवर्स हैं उनके दरमियान फिर हम लोग फ़र्क नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर पे, कि जो डिस्ट्रैक्टर यूज़ किए गए हैं वो कितनी अच्छी क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। जितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के यूज़ होंगे इतनी ही ज़्यादा उसमें पावर होगी कि वो हाई अचीवर्स को लो अचीवर्स को डिस्क्रिमिनेट कर सकें। और गुड डिस्ट्रैक्टर को याद रखिएगा, वो लो अचीवर्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि उनको हर ऑप्शन ही दुरुस्त नज़र आ रहा होता है। और बैड डिस्ट्रैक्टर वो हाई अचीवर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, वो बैड डिस्ट्रैक्टर होते हैं। देन हम बात करते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें 3 मेन हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले प्रिपेयरिंग दी लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के उनकी लिस्ट बनाते हैं और वो हमें मिलती है हेल्प ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से। जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के पेपर्स होते हैं, जितने भी बोर्ड्स हैं इंटरमीडिएट के या सेकेंडरी एजुकेशन के टेस्ट वगैरह लेते हैं, पेपर्स लेते हैं, वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को ही फॉलो करते हैं। तो जब टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहली चीज़ क्या बनाई जाती है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। वो हमारे पास, अगर हम ब्लूम टैक्सोनॉमी की कॉग्निटिव डोमेन की बात करें तो उसमें हमारे पास 6 आ जाएंगे। नॉलेज आ जाती है, देन कंप्रीहेंशन, उसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद एनालिसिस, एनालिसिस के बाद सिंथेसिस, और लास्ट में हमारे पास वैल्यूएशन आ जाती है। उसके बाद सेकंड, आउटलाइनिंग द इंस्ट्रक्शनल कंटेंट। अब आपने ऑब्जेक्टिव्स पहले हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी से लिए, सेकंड हमारे पास हमें जो इंस्ट्रक्शनल कंटेंट है, यानी कि जो हमने चैप्टर्स पढ़ाया बच्चों को, जो कंटेंट हमने पढ़ाया वो टॉपिक्स भी हो सकते हैं और वो चैप्टर्स भी हो सकते हैं।
देन प्रिपेयरिंग द टू वे चार्ट, लास्ट में फिर हम जब हमारे पास इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी आ गए, उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शनल कंटेंट भी आ गया, थर्ड काम हम क्या करते हैं, हम टू वे चार्ट प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो हमारे पास टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है, इसको टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, ठीक है, इसको सेकंड नेम आप कह सकते हैं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का सेकंड नेम टेस्ट ब्लूप्रिंट, ठीक है, इसको टेस्ट ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। इट हेल्प टीचर्स इन टेस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, कि टीचर्स को टेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है, टेस्ट बनाने में, डेवलप करने में। इसके अलावा इसकी एक और इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये हमें हेल्प करता है टू मेक यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट, कि हम किसी एक चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करने की बजाय, किसी एक टॉपिक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की बजाय, जितना भी हमारे पास कंटेंट है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी लेके आएँ, हम सबको इक्वल इम्पोर्टेंस दें, सबसे इक्वल कंटेंट टेस्ट के लिए लें। उसके बाद हमारे पास एडिकेट सैम्पलिंग में हमें हेल्प करता है कि हमारे पास वही बात आ जाती है कि सिर्फ हमारे पास अगर 3 चैप्टर्स हैं और एक चैप्टर से हम लोग 80% ले रहे हैं और उसके बाद बाकी 20% किसी एक चैप्टर से ले रहे हैं और उसके बाद तीसरे चैप्टर को हमने इग्नोर कर दिया, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो सैम्पल आया है वो एडिकेट नहीं है, मुनासिब नहीं है, ठीक है, उसमें कम्प्रिहेंसिवनेस नहीं है। तो एडिकेट सैम्पलिंग बहुत ज़रूरी है, तो वो हमारे पास टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन से ही हासिल होती है। ये हमें हेल्प आउट करता है कि हम लोग एक एडिकेट सैम्पल बना सकें। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है टेस्ट ब्लूप्रिंट की, या इसको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ब्लूम टेक्सोनॉमी के आपको 6 लेवल नज़र आ रहे होंगे, नॉलेज से स्टार्ट होके, ठीक है, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्युएशन। उसके बाद सेकंड हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वहाँ पे हमने टॉपिक डिवाइड कर लिए, टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी एंड टॉपिक डी। देन आपने टॉपिक ए की अगर हम बात करें, उसमें नॉलेज का हमने एक क्वेश्चन लिया, कंप्रीहेंशन के 2 लिए, एप्लीकेशन के भी 2 और एनालिसिस का 1। इसी तरह से टॉपिक बी की बात, टोटल हमारे पास टॉपिक ए के नंबर ऑफ़ आइटम्स हमारे पास 6 हो गए हैं। टॉपिक बी की बात करें तो वो हमारे पास है 2 नॉलेज के हैं, 1 कंप्रीहेंशन, इसी तरह से एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस का 1। टॉपिक सी में इस तरह से बात करें तो नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन का 1 है, एनालिसिस के 2 हैं और एवेल्युएशन का हमने 1, और वो हमने सिर्फ टॉपिक सी से ही लिया है। और टॉपिक डी में हमारे पास 1 नॉलेज का, 2 कंप्रीहेंशन का, 1 एप्लीकेशन का, 2 एनालिसिस का एंड 1 सिंथेसिस का। तो अगर आप इनकी वेटेज चेक करें तो हमारे पास ऑलमोस्ट इनकी इक्वल वेटेज ही आ रही है। तो ये सिर्फ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन से ही हमें हेल्प आउट करता है। पेपर में आपसे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के बारे में जो चीज़ें पूछी जाएंगी वो आपको मैंने पिछली स्लाइड में बता दी हैं। यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ इसका सैम्पल शो किया कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है। तो इसमें हमारे पास जो हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के साथ हमारे पास जो कंटेंट होते हैं, इंस्ट्रक्शनल कंटेंट, ठीक है, फिर हम उसकी बेस पे डिसाइड कर रहे हैं कि हमारे पास अगर पहला चैप्टर है तो उसमें हम लोग नॉलेज के कितने क्वेश्चन लेंगे, कंप्रीहेंशन के कितने लेंगे, तो जितनी भी उसके हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स के लेवल हैं तो उस हिसाब से हम लोग फिर वहाँ से कंटेंट लेते हैं और वो हमारे पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जितने भी हमारे पास चैप्टर्स होते हैं उन सब की यूनिफॉर्मिटी आती है। तो ये मोस्टली जितने भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं उनको बनाने के लिए पहले टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाया जाता है, उसके बाद टेस्ट डिज़ाइन किया जाता है। देन हम बात करते हैं रूब्रिक की। रूब्रिक को स्कोरिंग गाइड भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमें हेल्प आउट करता है कि हम स्कोर कर सकें किसी भी लेवल को ऑब्जेक्टिविटी के साथ, किसी भी हमारे पास क्वेश्चन आइटम को ऑब्जेक्टिविटी के साथ, अपनी मर्ज़ी से नहीं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ऐसे आ गया है, ठीक है, बच्चे ने एक ऐसे लिखा और आपने उसको स्कोर करना है। आपके पास कोई स्कोरिंग गाइड नहीं है, कोई रूब्रिक नहीं है। हो सकता है आपको पहला पैराग्राफ इतना अच्छा लगा हो कि आपने पूरे के पूरे पैराग्राफ को
ही आपने 10 में से आपने 8 नंबर दे दिए। आपने बाकी बच्चे की जितनी भी चीज़ें उसकी इवन के ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, बच्चे की स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, बच्चे की बाकी आपने किसी चीज़ को भी नहीं देखा। आपको कोई एक पॉइंट अच्छा लग गया, उसी की बेस पे आपने उसको मार्क्स दे दिए, और अगर नहीं अच्छा लगा तो आपने बच्चे के मार्क्स कट कर दिए। तो स्कोरिंग गाइड जो हमारे पास है ये हमें हेल्प आउट करता है कि हम ऑब्जेक्टिविटी को फॉलो करते हो, ठीक है, अपना पर्सनल ओपिनियन साइड पे रखते हुए जो क्वेश्चन की डिमांड है या जो स्कोरिंग गाइड दी गई है उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करें। इट आल्सो टेल्स अस अबाउट ग्रेडिंग क्राइटेरिया कि आपने जो भी मैथमेटिक्स में स्पेशली होते हैं, हर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि हाँ भी आपने पहले स्टेप अगर बच्चे ने ये कर लिया, फार्मूला लिखा, तो इसको कितने मार्क्स देंगे, यहाँ तक अगर उसने सॉल्व कर लिया तो उसको कितने मार्क्स देंगे, आगे बहुत सारे उसके लेवल्स आ जाते हैं। आंसर लिखा तो ठीक है, उसके कितने मार्क्स, उसके साथ उसने उसका यूनिट लिखा या नहीं लिखा तो उसके कितने मार्क्स हैं। तो वो ग्रेडिंग क्राइटेरिया हमें रूब्रिक बताता है और इसको हम स्कोरिंग के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपको एग्जांपल बताई गई है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक ऐसे कर लें कोई भी ग्रामर की कोई भी चीज़, उसमें हमारे पास ऐसे आ सकता है, लेटर आ सकता है, स्टोरी आ गई, तो उसको चेक करने के लिए एक रूब्रिक बना गया है, ठीक है। सबसे पहले हम एरियाज़ को देखते हैं, कंटेंट, ठीक है, जो उसमें कवर आपने जो भी हम आपके पास टॉपिक है वो उसमें कवर हो रहे हैं या नहीं। सबसे पहले पंक्चुएशन आ रही है, स्टूडेंट्स यूजेस एक्यूरेट पंक्चुएशन। आपके पास अब 4 एरियाज़ हैं जिनको आप मार्क कर सकते हो। पहला, नीड इम्प्रूवमेंट, अगर स्टूडेंट को वाकई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मज़ीद तवज्जो की ज़रूरत है, तो आप उसको 1 मार्क असाइन करेंगे, ठीक है, इस पर आप चेक मार्क लगा सकते हैं। अगर फेयर है, कुछ बेहतर है, ठीक है, तो आप 2 पे लगा सकते हैं टिक, गुड है तो 3 पे, एक्सीलेंट है तो 4 पे, ठीक है। तो वो जब आप चेक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपने इस पर टिक लगा देने हैं। कैपिटलाइजेशन सेकंड, स्टूडेंट्स यूजेस कैपिटल लेटर्स टू बिगिन सेंटेंसेस एंड फॉर प्रॉपर नाउन, के स्टूडेंट्स ने जितने भी जहाँ पे ज़रूरत थी कैपिटलाइजेशन की वहाँ पे उसने प्रॉपर किए या नहीं, जहाँ प्रॉपर नाउन आते थे वहाँ पे स्टूडेंट ने उनको कैपिटल में लिखा या नहीं, कैपिटल से स्टार्ट किया या नहीं वो वर्ड। अगर मतलब जिस तरीके से भी उसका जो भी आप चेक कर रहे हैं, ऐसे चेक कर रहे हैं, स्टोरी चेक कर रहे हैं, ठीक है, पैराग्राफ चेक कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर आप देख लें कि अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो 1 पे टिक कर दें, देन फेयर, गुड, एक्सीलेंट, जिस तरीके से बच्चे का टेस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग आप इस पर साथ में जो स्कोरिंग गाइड आपको दी गई है उस पर आप टिक करते जाए। देन कंटेंट या आइडियाज़, स्टूडेंट्स राइट ऑन टॉपिक एंड ऐड डिटेल्स, के स्टूडेंट ने उस टॉपिक के बारे में कितना कुछ लिखा, उसमें मज़ीद उसमें डिटेल ऐड की या नहीं, या सिर्फ एक लाइन लिख के छोड़ दिया। अगर डिटेल दी तो वो कितनी दी, कि आया कि वो जो क्वेश्चन की डिमांड है वो उसको पूरा कर फुलफिल कर रही है या नहीं, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपने फिल कर दिया। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे ये सिर्फ चेक मार्क लगाए हैं। पहले में अगर पंक्चुएशन को 2 मिले हैं बच्चों के मार्क्स, कैपिटलाइजेशन पे अगर मैंने गुड पे किया है, और जो लास्ट कंटेंट और आइडियाज़ पे अगर मैंने एक्सीलेंट पे किया है। फेयर के हमारे पास हैं 2 मार्क्स, गुड के हैं 3 और एक्सीलेंट के हैं 4। तो जब इन सब को हम प्लस करेंगे तो वो हमारे पास टोटल 9 बन रहे हैं, ठीक है, 2 + 3 + 4 = 9। और ओवरऑल जो हैं इस सारे कंटेंट को जितना भी हमारे पास है उसको चेक करने के लिए वो 12 मार्क्स हैं। तो बच्चे ने कितने लिए, 9/12। तो नीचे टीचर कमेंट्स में अपने बता सकते हैं, ठीक है, मैंने तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे गुड लिखा है। टीचर जो आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग फिर आप मार्क्स मेंशन कर, कमेंट्स मेंशन कर सकते हैं। तो ये रूब्रिक टीचर्स को हेल्प करता है कि आप उनको फेयरली स्कोर कर सकें, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं। स्टूडेंट ने पंक्चुएशन यूज़ की या नहीं की, अगर आपके पास ये रूब्रिक नहीं है आप हो सकता है इस एरिया को इग्नोर कर दें। कैपिटलाइजेशन हो सकता है आप उसको इतना फेयरली ना डील कर सकें। कंटेंट और आइडियाज़ को अगर आपको कोई एक पॉइंट अच्छा लगता है तो आप उसी को ही सारे फुल मार्क्स दे दें। और हो सकता है कि अगर आपको वो अट्रैक्ट ना किया बच्चे का आइडिया लिखा हुआ तो आपने उसको अच्छे मार्क्स नहीं दिए। तो उस चीज़ से बचने के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी को कायम रखने के लिए रूब्रिक बनाए जाते हैं। हो सकता है कि जिस टीचर ने उन बच्चों को पढ़ाया हो वो खुद एब्सेंट हो,
वो खुद उस टाइम प्रेजेंट ना हो कि बच्चों के चेक कर सके टेस्ट। तो जो सप्लीमेंट्री टीचर वहाँ पे लगाए जाते हैं, ठीक है, कि आप इन बच्चों का टेस्ट चेक करें, तो उनके पास उनको वो स्कोरिंग गाइड दी जाती है कि हाँ भी इसकी बेस पे आपने इनको चेक कर लेना है। उसके बाद यूज़ होता है गैसिंग करेक्शन फार्मूला। फार्मूला हमारे पास है S इज इक्वल टू R माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई N माइनस 1। R हमारे पास शो कर रहा है, ठीक है, राइट आंसर्स को, और W शो करता है रॉन्ग आंसर्स को, और N यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स को। R हमारे पास है नंबर ऑफ राइट आंसर्स, W हमारे पास है नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, और N यहाँ पे है नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स। एग्जाम्पल से आपको मैं यहाँ पे समझाती हूँ इसको। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, द स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 60 करेक्ट एंड 40 इनकरेक्ट आंसर्स इन ट्रू फॉल्स आइटम्स बाय अप्लाइंग गैसिंग करेक्शन फार्मूला विल बी। एक ट्रू फॉल्स आइटम है जिसमें बच्चे ने 60 जो हैं वो करेक्ट आंसर हैं उसके, और 40 इनकरेक्ट हैं। तो गैसिंग करेक्शन फार्मूला लगा के आपने बताना है कि बच्चे का स्कोर कितना है। जो ऑप्शन आपको गिवन है वो यहाँ पे हैं 20, 30, 40 एंड 100। फार्मूला मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे नीचे इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। R इज इक्वल टू 60, ठीक है, जो कि करेक्ट आंसर हैं, राइट आंसर्स हैं बच्चे के, वो हैं 60। रॉन्ग आंसर जो इनकरेक्ट आंसर हमारे पास हैं 40। अब बात करते हैं नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ अल्टरनेटिव्स उन्होंने आपको क्वेश्चन में नहीं बताए कि नंबर ऑफ़ अल्टरनेटिव्स कितने हैं, लेकिन उन्होंने आपको ये बता दिया, एक हिंट दे दी कि ट्रू फॉल्स आइटम्स हैं, और जो ट्रू फॉल्स आइटम्स हैं वहाँ पे दो हमारे पास अल्टरनेटिव्स होते हैं। वो ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, येस और नो भी हो सकते हैं, एग्री एंड डिसएग्री भी हो सकता है। इस चीज़ पे आपने फोकस करना है। लाजमी नहीं कि वो आपको जो स्टेम है, जो कि क्वेश्चन है, उसमें वो आपको अल्टरनेटिव्स भी क्लियरली मेंशन करके बताएं। तो यहाँ पे हमें उन्होंने अल्टरनेटिव्स नहीं बताए कि अल्टरनेटिव्स कितने हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि जो बच्चे आंसर करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं वो किस में हैं, वो ट्रू फॉल्स आइटम में हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो नंबर ऑफ़ अल्टरनेटिव्स होंगे वो 2 होंगे। फार्मूला इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यूज़ को। S इज इक्वल टू R माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई N माइनस 1। R हमारे पास 60 है, W हमारे पास 40 है, और N हमारे पास 2 है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया गैसिंग करेक्शन फार्मूला का, वो S इज इक्वल टू 20। आपके पास ऑप्शन में जहाँ भी 20 है आप उसको मार्क कर दें। अब एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। The score of students getting 70 correct and 30 incorrect answers in MCQs items having 4 options by applying guessing correction formula will be। यहाँ पे हमारे पास जो बच्चे के करेक्ट आंसर्स हैं वो हैं 70, और जो इनकरेक्ट आंसर्स हैं वो 30 बताए गए हैं। हमने गैसिंग करेक्शन फार्मूला लगा के बच्चे का स्कोर फाइंड करना है, वो कितना होगा। अब यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ पहले बता दी कि वो MCQs आइटम है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे 2 से ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन होंगे। 3 भी कभी हमारे पास MCQs में ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं वो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग की बात करें तो उसमें मोस्टली 4 ऑप्शन ही होते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने बता भी दिया कि जो MCQs आइटम्स हैं उनमें 4 ऑप्शंस हैं, तो यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ अल्टरनेटिव्स हैं वो 4 हैं। तो अब हमारे लिए ज़्यादा इजी हो गया है फार्मूला अप्लाई करना। राइट आंसर सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। R इज इक्वल टू 70, यानी कि जो हमारे पास राइट आंसर्स हैं वो हैं 70। W यानी कि हमारे पास रॉन्ग आंसर्स हैं 30, और नंबर ऑफ़ अल्टरनेटिव्स हैं 4। अब हम लोग इसको फार्मूला में पुट कर लेते हैं। S इज इक्वल टू R माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई N माइनस 1। R हमारे पास है 70 और W हमारे पास है 30, और नंबर ऑफ़ अल्टरनेटिव्स 4 माइनस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो S हमारे पास आ जाता है 60। तो ऑप्शन में जहाँ 60 है हमने उसको मार्क कर दिया। अब इसके अलावा
सम टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको कंप्लीशन आइटम्स यानी जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं उनके बारे में, ठीक है, आपको दे के कि हमारे पास एक बच्चे के इतने करेक्ट आंसर्स हैं, इतने इनकरेक्ट हैं, और वो बच्चे के किस में है, कंप्लीशन आइटम्स में, मींस जो फिल इन दी ब्लैंक्स होती हैं जहाँ बच्चे ने खुद आंसर सप्लाई करना होता है या सेंटेंस खुद कंप्लीट करना होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, वहाँ पे नंबर ऑफ़ अल्टरनेटिव्स नहीं होंगे, वहाँ सिंपल फार्मूला लगेगा S इज़ इक्वल टू R माइनस W, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में नंबर ऑफ़ अल्टरनेटिव्स हमारे पास नहीं होते। उस पे वहाँ पे आपने सिंपलेस्ट फार्मूला S इज़ इक्वल टू R माइनस W लगाएं और जो आपका आंसर आ रहा है उसको आप टिक मार्क करें। और अगर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, नन ऑफ द अबव हो सकता है ऑप्शंस में, अगर आपका करेक्ट आंसर उनमें से नहीं आ रहा और आप इतने श्योर हैं कि आपने जो फार्मूला यूज़ किया वो बिल्कुल एक्यूरेट यूज़ किया, और अगर वो ऑप्शंस में नहीं है तो आप नन ऑफ द अबव को टिक कर सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत आपने ध्यान रखना है। ये हमारे पास कुछ मेजर टॉपिक्स थे। इसके अलावा कुछ ऐसे चीज़ें हैं, मतलब मेजर कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, वन लाइनर हैं, वो मैंने MCQs में ऐड की हैं, ठीक है। जब हम MCQs डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको उनका कॉन्सेप्ट दे दूँगी, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, बहुत मेजर कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं। टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन का जो हमारे पास चैप्टर है उसके जितने भी मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको मैं बता चुकी हूँ, हम लोग वो डिस्कस कर चुके हैं। कुछ माइनर सी चीज़ें रह गई हैं, ठीक है, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव पे, तो वो आपको मैं इंशाल्लाह मैं बना रही हूँ MCQs से रिलेटेड, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगी। लेकिन अगर अब तक का जितना भी हम लोग ये कंटेंट पढ़ चुके हैं, आपको किसी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन, कोई ऐसा प्रॉब्लम कि आपको मतलब मज़ीद उस पर मुझे मज़ीद लेक्चर देने की ज़रूरत है, तो वो आप फीडबैक मुझे देंगे, तो उसी की बेस पे फिर मैं आगे आपको उस पर मज़ीद गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फेज़।